आईफोन 17 प्रो वर्सेस आईफोन 14 प्रो, दोनों में से कौन सा बेटर है? स्पेशली अगर आपके पास 14 प्रो है तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए? इन डेप्थ हम कैमरा कंपैरिजन के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको किसी और वीडियोस में देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि सबसे पहले दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि 17 प्रो की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू 14 प्रो के। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, स्पेशली अगर आप धूप में वीडियो को शूट करने जाते हो तो। अब इनके कैमरा सैंपल्स हम दिखाते हैं। अभी ये दोनों शॉट आपको नजर आ रहे हैं, एक है 14 प्रो के मेन कैमरा से 4K 30 FPS में और दूसरा है आईफोन 17 प्रो के मेन कैमरा 4K 30 FPS में। दोनों की स्टेबिलिटी टेस्ट भी अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ इस तरीके से, सेम ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, किस तरीके से दोनों कैमरा आपको नजर आते हैं। कलर्स में मुझे लग रहा है कि 17 प्रो के कलर्स थोड़े से नेचुरल टोन पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि 14 प्रो के कलर्स में थोड़ा सा हमें सैचुरेशन वाइब्रेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है वो आप बता सकते हैं। और मौसम बिल्कुल साफ़ है, तो कलर्स किस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे आप ज़रूर से बताना। 17 प्रो के कलर्स मुझे थोड़े नेचुरल में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब इस समय जो आप देख रहे हैं सिनेमैटिक वीडियो मोड है दोनों के अंदर, किस में ज़्यादा बेटर बैकग्राउंड ब्लर आपको नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ है 14 प्रो, एक तरफ है 17 प्रो सिनेमैटिक 4K 30 FPS के अंदर। और जो डेप्थ है मुझे लगता है यहाँ पे 14 प्रो काफ़ी पीछे रह जाएगा एज़ कम्पेयर टू 17 के, क्योंकि बड़ा सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और ज़्यादा मेगापिक्सल होने की वजह से थोड़ा सा नेचुरल ब्लर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम पास आ जाते हैं तो। अब आप देखेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट दोनों फ़ोन्स का एक्शन मोड के अंदर, दोनों में 2.8K में 30 FPS के अंदर वीडियो बनेगी। और यहाँ पर हम भागते हुए के शॉट लेंगे, दोनों के अंदर 2.8K में आपको वीडियो देखने को मिलेगी 30 FPS में। और दोनों में हम 1x में करेंगे पहले, फिर 3x में। चल भाई, खिलाड़ी थोड़ा स्लो है। अब दोनों के जो टेलीफोटो लेंस है दोनों अलग अलग है। एक में हमें 3x ऑप्टिकल मिलता है आईफोन 14 प्रो में और दूसरे में हमें 4x मिलता है। तो 3x वर्सेस 4x एक्शन मोड अब आप देख लो। दोनों के फ्रंट कैमरा में सिनेमैटिक मोड 4K 30 FPS में आप देख रहे हैं। यहाँ पे आईफोन 17 प्रो क्लियरली थोड़ा बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स हमें दे रहा है और भी इसके अंदर काफ़ी बेटर ऑप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटर स्टेज कैमरा। लेकिन उसके अलावा अगर हम इन चीज़ों की बात करें जो रियल लाइफ में आपको कितना फ़र्क दिखाती है, 14 प्रो बेशक से 3 साल हो चुके हैं पुराना, लेकिन आज भी पकड़ने में टच एंड फील इसका काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील मुझे होता है एज़ कम्पेयर टू 17 प्रो के। कलर वाइज भी, कलर तो चलो सब्जेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स आपको लगता है या स्पीड आपको लगती है वो कम बिल्कुल भी मुझे नहीं लगती कि अपडेट्स के बाद आईफोन 14 प्रो में स्लो हुई हो। आज भी ये उतना ही तेज़ मुझे लगता है। और अगर हम चलते हुए इस तरीके से देखें शॉट्स को तो काफ़ी स्टेबिलिटी दोनों के अंदर ही बराबर है। धूप के अगेंस्ट में अगर हम आ जाते हैं तो धूप बिल्कुल मेरे सर के पीछे है। किस तरीके की डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिल रही है वो आप देख सकते हैं। 17 प्रो का कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है। ऑफ कोर्स ये सेंटर स्टेज होने की वजह से और भी इसके ऑप्शंस हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, जो चीज़ आपको 17 प्रो में इस तरीके से करनी पड़ेगी वो सेम चीज़ इस तरीके से आप 17 प्रो के अंदर पकड़ के कर सकते हैं। सीधा सीधा ये कैमरा जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो YouTube के इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट रेशियो में बन रही है। तो ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है 17 प्रो के अंदर। ये इजी भी रहता है व्लॉगिंग करने के लिए, वरना 14 प्रो में हमें व्लॉगिंग के लिए कुछ इस तरीके से कैमरा पकड़ना पड़ता है जो थोड़ा सा स्टेबल भी नहीं रहता और सेफ भी नहीं रहता। अगर आपको स्लोमो बनाना है तो दोनों फ़ोन्स में देखो 120 FPS और 240 FPS तो मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ 17 प्रो के अंदर आप 4K में 120 FPS डायरेक्ट वीडियो मोड में ही बना सकते हो, वहीं पे 14 प्रो के अंदर आपको स्लो मोशन में जाना पड़ेगा और आपको 120 FPS सिर्फ फुल HD में मिलता है। अगर आपको 240 FPS पे वीडियो बनानी है तो वो 720 पिक्सल्स पे हो जाती है, जबकि आईफोन 17 प्रो के अंदर 4K 120 FPS लॉग मोड में भी बना सकते हो, HDR में भी और प्रोरेस के अंदर भी। तो ये काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं
अगर आप प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग करना चाहते हो तब तो आपके लिए डेफिनेटली ये वर्थ इट है कि आपको अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फीचर्स आपको 14 प्रो के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों के टेलीफोटो कैमरा इस समय आप देख पा रहे हैं कि आईफोन 14 प्रो में 3x हमने जूम कर रखा है, जो इसका मेन टेलीफोटो लेंस है। वहीं पे 4x के अंदर 17 प्रो में हमने जूम कर रखा है। दोनों में आप एडिशनल जूम कर सकते हो, लेकिन जो ऑप्टिमल क्वालिटी है यहाँ पे 17 प्रो के अंदर 8x तक जाने का ऑप्शन है बिना क्वालिटी लॉस किए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत क्वालिटी लॉस तो होती है। वहीं पे 14 प्रो के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये इस समय दोनों के 4K 60 FPS के सैंपल आप देख रहे हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 17 प्रो के कलर्स मुझे वही अगेन नेचुरल लग रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप कलर ग्रेडिंग में दोनों सेम भी ले आ सकते हैं लेवल्स, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ यहाँ पर लेकिन 17 प्रो थोड़ा सा नेचुरल के साथ साथ फेड आउट कलर्स भी लगते हैं, जो 14 प्रो के अंदर वाइब्रेंट सी फील है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इंस्टा पे डालना हो शायद आपको 14 प्रो के कलर्स ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन हाँ दोनों में कोई ऐसी कमी नहीं है जो कह सके कि बुरी है। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक रेंज दोनों के अंदर अच्छी है, लेकिन बादल देखो, आसमान आप देख सकते हो क्लियरली कितना ब्लू हमें 14 प्रो के अंदर लग रहा है 4K 60 FPS में। अब ये दोनों का अल्ट्रा वाइड में 4K 60 FPS है। मैंने हाथ में दोनों फ़ोन पकड़ रखे हैं, कितना वाइड आपको लग रहा है, कैसे कलर्स आपको लग रहे हैं आप सामने से जज कर सकते हैं। एक तरफ है 14 प्रो, एक तरफ है 17 प्रो। धूप इस समय नहीं है, लेकिन मौसम काफ़ी साफ़ है। ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है अगर ये अपनी बेस्ट क्वालिटी दिखाना चाहते हैं कोई भी फ़ोन, तो ऐसा मौसम सबसे बेस्ट रहता है आपकी वीडियो क्वालिटी को जज करने के लिए। तो दोनों में से आपको कितना फ़र्क लग रहा है कि क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए 14 से सीधा 17 पे या नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। दोनों की स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 प्रो बिल्कुल भी स्लो मुझे नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू 17 प्रो के। दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं। और अगर आप स्पेशली गेम्स वगैरह खेलने के लिए सोच रहे हो, गेमिंग आपका शौक है, तो आईफोन मैं उसके लिए प्रेफर तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 14 प्रो के अंदर भी सॉलिड गेमिंग आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स 17 प्रो के अंदर आपको 120 हर्ट्ज देखने को मिल जाते हैं, तो प्रॉपर गेमिंग के लिए थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है सिर्फ टाइम पास के लिए, तो 14 प्रो के अंदर भी कोई कमी आपको नहीं मिलेगी देखने को। अब जूम टेस्ट करेंगे हम 4K 60 FPS में। एक्शन मोड हमने ऑफ कर रखा है। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, ये है अल्ट्रा वाइड में। यहाँ से हम 1x करते हैं, उसके बाद 2x और ये 4x। 17 प्रो का ये जो 4x ऑप्शन है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। 8x तक जा सकते हैं। उसके बाद हम डिजिटली अगर जाएं तो 24x तक हम यहाँ पे जूम कर सकते हो। स्टेबिलिटी भी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है, क्लैरिटी आप देख सकते हैं कैसी आ रही है, और आप खुद से जज कर सकते हैं इस चीज़ को। अब चलते हैं हम 14 प्रो की कैमरा क्वालिटी में। अब ये है 14 प्रो का अल्ट्रा वाइड 4K 60 FPS में। ये है 1x के अंदर, ये है 2x, और अभी भी फ़र्क नज़र आ रहा है कि 17 प्रो काफ़ी आगे था, ये 3x हो गया। लेंस मेरे हिसाब से यहाँ पे स्विच नहीं हुआ है ऑटोमेटिकली अभी। अगर हम यहाँ से और जूम करें तो जूम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? अब लेंस स्विच हो चुका है, तो देखो वो कुछ सॉफ्टवेयर का बग हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। लेंस स्विच में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये 3 एक्सिस का ऑप्टिकल लेंस वाला ऑप्शन यहाँ पे चालू है। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लग रही है 14 प्रो में। अब हम यहाँ से जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम 9x तक जा सकते हैं। आईफोन 17 प्रो में हमारा था 24x, यहाँ पे हमारे पास है 9x। लेकिन ठीक है, 9x के हिसाब से भी काफ़ी जूम हमें देखने को मिल जाता है। 3x के बाद यहाँ पे वापस से 2x पे आप देखो आ नहीं सकते हम। ये इशू है यहाँ पे आईफोन 17 के अंदर, ऐसा कुछ इशू मुझे देखने को नहीं मिलता। 14 प्रो की ये चीज़ जो मुझे सबसे बेकार लगती है वो यही है। अब देखो आईफोन 14 प्रो की एक जो चीज़ मुझे सबसे बेकार लगती है, मैं खुद पिछले 3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, वो यही है कि अगर आप इसको 3x में स्टार्ट करते हो वीडियो रिकॉर्डिंग, तो आप वापस से 1x के अंदर आ ही नहीं सकते, अल्ट्रा वाइड में जा ही नहीं सकते। आपको वीडियो रोकनी पड़ेगी। 1x में आप स्टार्ट करते हो तो आप अल्ट्रा वाइड में नहीं जा सकते, आप आगे की तरफ जा सकते हो, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसी भी 10,000 के एंड्रॉइड के अंदर भी आप देखोगे ये बेसिक से फीचर आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के बेस मॉडल में मुझे ये फ़र्क ज़रूर लगा कि यहाँ पे C टाइप हमें देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको लगता हो ना सिर्फ चार्जिंग के काम, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़फुल हो जाता है। स्पेशली अगर आप किसी भी तरीके की एक्सेसरीज लगाना चाहते हो एडिशनली, तो वहाँ पर 17 प्रो क्लियरली जी जाता है। लेकिन अगर आपके पास 14 की जगह 15 है, 15 में आई थिंक C टाइप आ चुका था, तो वो आपके पास है, तो वो फिर इक्वल बात हो जाती है। लेकिन स्पेस की बात करें, दोनों के बेस मॉडल में स्पेस का भी फ़र्क है।
14 प्रो के अंदर आपको 128 GB देखने को मिलता है। 17 प्रो के बेस मॉडल में ही आपको 256 GB देखने को मिलता है। और जब ये दोनों नए लॉन्च हुए थे, दोनों का प्राइस सेम ही था, तो उस अकॉर्डिंग 17 प्रो को थोड़ी एडवांटेज तो हमें देनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे फोटोज की बात करें तो फोटोज के लिए देखो 14 प्रो के अंदर भी आपको सारे वो फीचर मिल जाते हैं जो 17 प्रो के अंदर है। कलर्स वगैरह के लिए यहाँ पे 17 प्रो के अंदर भी हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑफकोर्स 17 प्रो में आपको एक्शन बटन भी मिलता है, तो अगर आप फोटोज़ खींचने के लिए इस तरीके से यूज़ करते हो एक्शन बटन को, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। बट इतना मुझे यूज़फुल ये नहीं लगता है ऐसा कुछ खास। फोटोज़ के कुछ सैंपल दिखाता हूँ आपको, आप बताना कौन से बेटर लग रहे हैं। अब दोनों में अगर आप जूम करके फोटोज लेते हो तो 17 प्रो बहुत ही आगे है 14 प्रो के मुकाबले। देखो स्टेबिलिटी यहाँ पे दोनों में हमने 15x का रखा है, लेकिन 17 प्रो कितना स्टेबल है, वहीं पे 14 प्रो की स्टेबिलिटी बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। ये वीडियो मैं 17 प्रो से बना रहा हूँ। ऑफकोर्स 17 प्रो के अंदर आपको वो लॉग मोड जो मिलते हैं वो 14 प्रो के अंदर नहीं है, तो उस चीज़ का कंपैरिजन करने का भी कोई लॉजिक नहीं है जब वो इस चीज़ के अंदर है ही नहीं। बाकी उसके अलावा 14 प्रो में जितने भी फीचर्स हैं जो सेम बाय डिफ़ॉल्ट कैमरास में आपको मिलते हैं, उन सब का कंपैरिजन आपके सामने ही है। ये आईफोन 14 प्रो के हम लेंस स्विच देख रहे हैं, कितने स्मूथली वो हो जाते हैं। ये 1x 2x 3x और ये अल्ट्रा वाइड स्मूथ है, लेकिन बीच में जिटर भी है जब 3x को ये शिफ्ट करता है। ये देखो यहाँ पे ये एक जिटर है, देखते हैं 17 प्रो के अंदर ये जिटर हमें देखने को मिलता है या नहीं। अब आईफोन 17 प्रो के लेंस का हम स्विच देखेंगे कि हमें कोई जिटर देखने को मिलता है या नहीं। 4x पे हमें ये हल्का सा है, लेकिन 14 प्रो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। अल्ट्रा वाइड से 1x पे जाने पे कोई हमें जिटर नहीं है इतना खास। ये देखो हल्का सा एक जिटर है, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो डोगेश भाई। उसके बाद 1x के बाद हमें सीधा 4x पे जिटर देखने को मिलता है। ये हल्का सा है, 14 प्रो के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा स्मूथ 17 प्रो मुझे लगा। तो देखो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से स्विच करें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, हम स्लाइडर से करें तो हमें पता चलता है ये हल्का सा। तो दोस्तों 17 प्रो डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड है 14 से, लेकिन अगर आप फ़ोन से अपने पैसे नहीं कमाते हो, आप डेली लाइफ में बस इंस्टाग्राम यूज़ करना है, फेसबुक चलाना है, यूट्यूब चलाना है, तो उसके लिए अपग्रेड करना मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी लाजमी है। हाँ, अगर आपको अपना इंस्टा कंटेंट क्रिएशन गेम अच्छा करना है, या फिर आपका ऐसा कोई काम है जो रुक जाता है कि बैटरी लाइफ ऑफकोर्स थोड़ी सी ड्रेन हो जाती है 3 साल चलाने के बाद, आईफोन में हमें वो पावर बैंक लेके ही चलना पड़ता है उसके लिए साथ में, उस चीज़ का इशू तो किसी भी फ़ोन के अंदर आई थिंक हो सकता है। लेकिन अदर देन दैट कि अगर आप फ़ोन से पैसे नहीं कमा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपग्रेड करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ठीक है ना। और हम मिलते रहेंगे इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।